चीन में कोरोना के बाद अब एक नए मिस्टीरियस निमोनिया का खतरा जो है मंडरा रहा है। हजारों की तादाद में चीन के अस्पताल में बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके बाद डब्ल्यूएचओ की तरफ से तमाम दुनिया भर के देशों के लिए चिंता जाहिर की गई है। जिसके बाद भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसपे बेड की उपलब्धता, वेंटिलेटर, पीपी किट, एंटीबायोटिक्स तक के लिए जो है वो तैयार रखने के लिए जो है वो कहा गया है। आखिर ये वायरस है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह समझाएं कि आखिर ये वायरस है क्या और कितना जानते हैं अभी तक हम इस बारे में। देखिए, अगर हम बात करें तो वायरस ना बोलें इसको, एक मिस्टीरियस डिजीज हुई है और जिसके मुख्य लक्षण निमोनिया है। हुआ क्या, कुछ दिन पहले ऑल ऑफ सडन काफी सारे पेशेंट्स, खासकर छोटे बच्चे, निमोनिया का मेन लक्षण लेके इमरजेंसीज में इकट्ठे हो गए। तो ऑल ऑफ सडन क्लबिंग हो गई काफी सारे पेशेंट्स की। तो ऐसा लगा कि सब पेशेंट्स को एक ही तरह का, जैसे कोविड से सब लोग घबराए हुए हैं, तो उसी तरह से कोई नया वायरस या नया बैक्टीरिया इजाद हो गया जो पूरी दुनिया में फैल सकता है। वहां से एक तरह से पैनिक शुरू हुआ, चाहे हम डब्ल्यूएचओ ले लें, चाहे इंडियन गवर्नमेंट ले लें। कहीं ना कहीं कंसर्न तो है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पास्ट में भी ऐसे ही एक वायरस आया था और जो कोविड अल्टीमेटली निकला और पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर गया। तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में घबराहट तो है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये बताती है कि 3 से 4 बैक्टीरिया और वायरसेस ऑल ऑफ सडन एक तरह से एपिडेमिक हो गया वहां पे, जिसमें माइकोप्लाज्मा एक मुख्य बैक्टीरिया है, वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, उसमें कोविड भी है, आरएसवी भी है। ये 4 वायरस और बैक्टीरिया ऑल ऑफ सडन बच्चों को प्रभावित कर गए और वो इमरजेंसीज में आ गए। चारों के जो लक्षण थे ऑलमोस्ट सिमिलर थे, मीन्स कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित कर रहे थे। तो उसको निमोनिया का एक तरह से नाम दे दिया गया। तो ऑल ऑफ सडन काफी सारे पेशेंट्स इकट्ठे होने की वजह से ऐसा लगा कि कोई एपिडेमिक फैल रहा है। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो 2-3 तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जिसने प्रभावित किया है बच्चों को। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद कोई नया वायरस नहीं है, बट क्योंकि इंफॉर्मेशन जब भी चाइना से आती है आधी अधूरी आती है, टाइम बताएगा किस चीज से हम डील कर रहे हैं और कैसा इसका रूप होगा। सर्दी की अगर हम बात करें तो क्या इस बीमारी का सर्दी से भी कोई जो है वो ताल्लुक हो सकता है? जैसा कि आपने बताया कि एक साथ इतने सारे बच्चे जो है वो अगर अस्पताल में पहुंच रहे हैं, यानी कि कुछ न कुछ जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स हुआ ही है। तो क्या सर्दी से इसका कोई ताल्लुक है? क्योंकि चीन में कोरोना जाने के बाद ये पहली सर्दी है जब किसी तरीके के प्रतिबंध नहीं है। हाँ जी, ऐसा होता है सर्दियों में आपके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए मैंने छींका तो ड्रॉप्स निकले, उनकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो हाई होती है। जब हम गर्मी में बात करें तो ड्रॉप सूख जाते हैं जैसे हम छींकते हैं और काफी सारे बैक्टीरिया वायरसेस वहीं खत्म हो जाते हैं। ये सर्दियों में नहीं होता है, खासकर जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, ओवर क्राउडिंग होती है। तो 3 फैक्टर्स, ओवर क्राउडिंग, विंटर्स एंड मॉइस्चर, ये तीनों जब मिलते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। अगर आपको याद होगा, कोविड भी नवंबर में स्टार्ट हुआ था और सर्दियां कहीं ना कहीं उसकी इन्फेक्टिविटी को बढ़ाती हैं। तो क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है हमें? भारत को क्या किस तरीके से तैयार रहना है? आज के दिन हम बात करें तो हमें ये भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली था क्या या है क्या वहां पे। ये शायद हियर एंड से, और जो भी मीडिया में जो अवेलेबल है, जो वहाँ के डब्ल्यूएचओ साइट्स पे अवेलेबल है, वो यही इन्फॉर्मेशन है। मैं ये कहूँगा कि टाइम बताएगा हमें क्या करना है। इन जनरल हमें वैसे भी तो तैयार रहना ही है। हमारी भी सर्दी आ रही है, बच्चे ऑल ऑफ सडन इन्फेक्टेड होंगे। हमारे यहाँ भी आरएसवी इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन और कोविड, जो पुराने वाला कोविड है, वो अभी भी आ रहा है। तो हमें ऑलरेडी अपने आप को तैयार रखना ही है, गियर अप रखने में कोई बुराई नहीं है। ये डर शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोरोना की शुरुआत जो है वो इसी तरीके से हुई थी। जैसा कि आपने बताया कि नवंबर में जो है वो आया था पहला केस, और उसके बाद जो है जिस तरीके से दुनिया वो 3 साल तक पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल रही थी। इसलिए यह सवाल लाजमी हो जाता है कि जिस तरीके से कोरोना की शुरुआत हुई थी, प्रोमेड नाम की एक सर्वेलांस प्लेटफॉर्म है जिसने कोरोना के लिए 2019 में पूरी दुनिया को चिताया था, उसी सर्विलांस ने, प्रोमेड ने एक बार फिर से दुनिया को चिताया है इसी मिस्टीरियस निमोनिया को लेकर के। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि क्या हमें डरना है इससे? मैं डर शब्द का नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा कंसर्न रहना चाहिए।
खासकर कभी भी कम्युनिटी में लगे ऑल ऑफ सडन इन्फेक्शन, फीवर हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें सांस से चलना, खांसी, जुकाम, ऑल ऑफ सडन क्लबिंग होता है, तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए अथॉरिटीज़ को। और हॉस्पिटल में ऑफ कोर्स पेशेंट्स तो डॉक्टर्स के पास आएंगी, और शायद डॉक्टर्स का भी फर्ज है कि वो हायर कम्युनिटी या हमारी जो गवर्नमेंट है उनको बताना चाहिए कि इस तरह से नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं। और ऑलरेडी गवर्नमेंट एजेंसीज मेरे ख्याल से लगी हुई हैं, खासकर कोविड के बाद मैं कहूँगा कि सब लोग सचेत हैं, चाहे हम गवर्नमेंट ले लें, चाहे एजेंसीज ले लें, चाहे डॉक्टर्स ले लें, और डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं, कॉन्फ्रेंसिस में बात करते हैं, इस तरह के इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि कोविड के बाद हम लोगों की भी जो यू कैन से नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा उसमें हुआ है। बच्चों में चूंकि ये बीमारी जो है वो हो रही है, आप जो सावधानियां बरतने की बात कर रहे हैं, एक बार वयस्क में हम थोड़ा आसानी होती है, लेकिन बच्चों में कैसे जो है हम ये सावधानियां बरतें, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका इंटरेक्शन जो होता है दूसरे बच्चों के साथ वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसे में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो फिर वहां पर किस तरीके से ये सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये इम्पॉसिबल है बचाना। हमने बहुत कोशिश करी लॉकडाउन करने की, और लॉकडाउन करके इसको इन्फेक्शन को ना स्प्रेड होने दे, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार कम्युनिटी में आएगा, स्पेशली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, स्प्रेड हो गई। एक चीज का ध्यान रख सकते हैं, बच्चों में क्या होता है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, वो लड़ाई करने में सक्षम होते हैं, उनकी रिकवरी काफी अच्छी होती है। जो इन्फेंट्स हैं लेस देन 1 ईयर, और जो बुजुर्ग हैं 80 ईयर्स के बाद जो होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं। अगर मान लीजिए घर में किसी को इन्फेक्शन हुआ है, खांसी जुकाम हुआ है, हमें इस एज ग्रुप को थोड़ा दूर रखना चाहिए, यही कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड आई थिंक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम इन्फेक्शंस को बचा पाएं। बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके लंग्स की हम बात की, सबसे ज्यादा अटैक जो है वो इस निमोनिया में लंग्स पे ही हो रहा है। क्या क्या लक्षण जो है वो अभी तक जो है वो देखने को मिले हैं कि अगर किसी बच्चों में ये शुरुआती अर्ली स्टेज में अगर डेवलप होते हैं तो हम उनके को जो है जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करा लें? हाँ, मान लीजिए किसी भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट 2 भागों में विभाजित कर दें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर का मतलब है निमोनिया। निमोनिया के कुछ लक्षण होते हैं जो फैमिलीज को, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। अगर सांस तेज चल रही है, खाना पीना छोड़ते हैं, हाथ पांव नीले पड़ रहे हैं, या बच्चा बेहोश जैसे सुस्त होने लगे, ये लक्षण है, हमें इमीडिएटली इमरजेंसी में जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर्स का भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर ये लक्षण है, ये रेड फ्लैग साइंस है, इसका मतलब हमें इमरजेंसीज में जाके अपने बच्चे का इलाज कराना चाहिए। मैं कहूँगा 1 आउट ऑफ 100 जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। कभी भी खांसी जुकाम है, लूज मोशंस हैं, फीवर है, ये लाजमी है, होगा ही। किसी भी पेशेंट में इन्फेक्शन है, ये सब होंगे ही। पर जो हाई रिस्क फीचर्स हैं उनका ध्यान रखें और टाइमली एक्ट करें तो काफी जानें बच सकती हैं। वो कौन से लक्षण होंगे जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो है जो कि चीन में मिला है वैसा जो है वो पुष्टि हो रही है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उनमें ये भी कि फेफड़ों में गांठ वगैरह भी जो है वो बन जा रही हैं, निशान पड़ जा रहे हैं। हाँ, जब भी हम निमोनिया की बात करते हैं, निमोनिया में काफी बच्चों में गांठें पड़ती हैं। गांठे का मतलब होता है कि निमोनिया, जब हम एक्सरे पे बोलते हैं वाइट शेडोज आती हैं, उसको हम निमोनिया बोलते हैं एक्सरे में। अदरवाइज जो क्लिनिकली होते हैं 103, 104 फीवर, तेज फीवर हो रहा हो, दूसरा सांस थोड़ी सी तेज चल रही हो, बच्चा सुस्त हो रहा हो, आंखें हाथ पांव थोड़े से ब्लू पड़ रहे हो, और बच्चों के अंदर सांस में अलग तरह की आवाज आने लगती है, मीन्स तेज सांस लेने की जिसको आवाज कहते हैं। जब भी ये लक्षण है, ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं निमोनिया बन रहा है। एक ये सिंपल इन्फेक्शन है, वो कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन में तब्दील हो रहा है। तो उस चीज का हमने ध्यान रखना है। चाहे मीन्स उसमें छोटा बच्चा ज्यादा प्रभावित होता है, लेस देन 5 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं सीरियस प्रॉब्लम से, और टाइम कम देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, इन बच्चों को इमरजेंसीज में लेके जाना है और ट्रीटमेंट करवाना है। 2 सवाल है मेरे और कि कैसे हम पता करें, डिफरेंशिएट कैसे करें? पहला सवाल ये कि नॉर्मल फीवर जो कि सर्दी की शुरुआत में देखने को मिलता है जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, और इस मिस्टीरियस निमोनिया के बीच में कैसे हम डिफरेंशिएट करें? मैं पहले तो अभी तो वर्ड मिस्टीरियस नहीं कहूंगा, क्योंकि जो इन्फेक्शंस की वहां बात कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा, आरएसवी, इन्फ्लुएंजा और कोविड है, वो हम लोग देखते हैं। मतलब ये रूटीन सी चीज है, सर्दियों में ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो जाएगी इसकी मात्रा। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी निमोनिया में, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस है, 3-4 चीजें हमने ध्यान देनी है। जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो होगा ही, जुकाम होगा, थोड़ा बहुत फीवर होगा, लूज मोशंस हो सकते हैं, खांसी हो सकती है। बट अगर 103, 104 के ऊपर फीवर जा रहा है, काफी ठंड लग रही है बच्चे को,
सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तेज सांस लग रही है, थोड़ा सा सांस में गड्ढे पड़ रहे हैं, या बच्चे ने दूध पीना वगैरह बंद कर दिया है, तो हम कहेंगे कि ये एक सीरियस रूप ले रहा है। ये कंसर्न वाली बात है। अगर ये ऐसी कोई भी साइन सिम्टम है, मैं फिर कहूंगा कि हम अपने डॉक्टर्स का वेट ना करें, इमरजेंसी में जाएं। इसमें मतलब 2 घंटे भी वेट करना जानलेवा हो सकता है। क्या इस तरीके के कोई केसेस जो है वो अभी तक आपके पास आए हैं, जैसे सीजन की शुरुआत हुई है, सीजन बदलने की शुरुआत हुई है, तो क्या इस तरीके के कोई मामले जो है वो आपकी नजर में भी आए? मैं पिछले 10-12 दिन में देखूंगा पॉल्यूशन रिलेटेड एस्थमा या एलर्जी थोड़े से ज्यादा आए हैं। निमोनिया के जो केसेस हैं बहुत ज्यादा नहीं आए हैं। मैं पास्ट 15 डेज की बात करूंगा। अभी ऐसा कुछ लगता नहीं कि सर्दियों का कोई प्रभाव पड़ा है। नॉर्मली हमारे यहाँ भी जैसे विंटर्स होंगी, आरएसवी इन्फेक्शन हो गया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो गया, ये सडनली बढ़ जाता है। अभी लग नहीं रहा। भाई बड़ा मुश्किल है अभी कि जो कारक हैं उसका पता लगाना ही बड़ा मुश्किल है। वो पोल्यूशन से बच्चे बीमार पड़ रहा है, या फिर सर्दियों की शुरुआत हो रही है उससे बीमार पड़ रहा है, या फिर कोई नए तरीके का वायरस आ गया है। कैसे जो है वो पता लगाएं आखिर माँ बाप? तो इससे अच्छा है कि प्रिवेंशन हम कर लें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहावत है, कि हम बच्चों को जो है घर पे किस तरीके का माहौल बना करके दें कि वो जो है वो वहां तक उस बीमार पड़ने की हद तक ही जो है ना पहुंचे। देखो हम पास्ट में भी देख चुके हैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी इन्फेक्शन कम्युनिटी में फैलेगा, आप रोक नहीं सकते बच्चों को इन्फेक्ट होने से, क्योंकि बच्चों ने बाहर जाना होता है, घूमना होता है, खेलना होता है, स्कूल जाना होता है और दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करना होता है। ये इम्पॉसिबल है। एक चीज का हम ध्यान रख सकते हैं, किसी बच्चे को ऑलरेडी इन्फेक्शन है अगर घर में, तो दूसरे को स्पेशली लेस देन 1 ईयर और मोर देन 85 ईयर ओल्ड जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा सा दूर रखें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वैक्सीनेशन अपने बच्चे का पूरा कराएं। तो जो प्रिवेंटेबल डिजीज है, चाहे उसकी वैक्सीन की एफिकेसी 50% भी है, थोड़ा सा तो प्रिवेंशन होगा। आखिरी सवाल है कि क्या ये कोरोना के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? कोरोना अभी भी ऐसा नहीं है कम्युनिटी से चला गया या चला जाएगा। जैसे आम इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा हो गया, आपका आरएसवी हो गया, नीमो वायरस मीन्स एडिनो वायरसेस वगैरह, उसी का एक हिस्सा बन गया। ये आता जाता रहेगा। ऐसा वैक्सीन का या कोरोना वायरस का कोई साइड इफेक्ट लगता नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये डॉक्टर धीरेन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चों में चूंकि जो है वो बेहतर यही है कि उनकी डाइट वगैरह पे जो है वो ख्याल रखा जाए, और जैसे ही अगर जो है वो उन्हें कुछ सिम्टम्स आते हैं, यानी फीवर जो है वो 103-104 के करीब आता है और वो प्रजिस्ट करता है, तो तुरंत ही जो है वो हॉस्पिटल में लेकर के जाएं। अगर डॉक्टर नहीं है तो वो इमरजेंसी की तरफ जो है वो लेकर के जाएं, लेकिन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।